बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगेरी। आज बात करें तो बड़े फ़ैसले, वो फ़ैसले जो कि आज होने चाहिए उस तरह से होते हुए नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इन दिनों जो है लाहौर और पंजाब के दौरे पे मौजूद हैं, मगर पंजाब की वज़ीर इत्तलात कह रही हैं कि अगर आपने पंजाब का लाहौर स्विट्ज़रलैंड देख लिया तो KP वापस जाएँ और कुछ ना कुछ वहाँ पे KP के लोगों के लिए कुछ करें, जो कि बड़ी ज़रूरत है। ना तो वहाँ पे तालीम है, ना तो सेहत है, ना तो सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है बेहतर नज़र आ रही है। अगर स्विट्ज़रलैंड जो कि पाकिस्तान का लाहौर है वो आपने देख लिया तो अब अपने यानी कि सूबे वापस जाएँ। देखा जाए तो सोहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के जो है मुख्तलिफ़ घरों पे भी गए और उनकी मुलाकात हुई। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि इन दिनों जेल में हैं और उनको कहीं ना कहीं सज़ाएँ आ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आला का और एक सियासी वर्कर का एक खुशाइन कदम है कि अपने उन लोगों को भी याद रखा जाए जिन्होंने इस वक्त कहीं ना कहीं जेलों में सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। और यही वक्त होता है कि जब आप अपने कारकुनान को नहीं भूलते और उनसे और उनके जो है वर्षा से, उनके माँ बाप से, उनकी बहनों से, उनकी बच्चों से मिलने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि पार्टी और पार्टी की क़यादत हमारे साथ खड़ी हुई है। इससे आगे बढ़ के बात करें तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये याद दिलाया। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने भी आज ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चाह रही है कि इंतशार और आगे जो इस वक्त जिस डगर पे वो चल पड़ी है उससे हटना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आगे बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कहीं ना कहीं मुफाहमत की बात करनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने कल भी कहा कि एक ही शख्स है जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस जमहूरी फोर्सेस की नज़र जाती है, वो हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। अगर आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं तो कम से कम उनको जो है इस भी सिलसिले में आगे बढ़ के कहीं ना कहीं इक़दाम उठाने पड़ेंगे कि जैसे कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम जो है वो बेहतरी की तरफ चले। दूसरी तरफ अगर बात करें कि वफाकी वज़ीर सईद मुस्तफ़ा कमाल ने आज कमाल बात कर दी कि डॉक्टर इमरान फ़ारूक कत्ल केस को उन्होंने कह दिया कि दोबारा ओपन करवाया जाए और ये केस बड़ा अहम है। और उन्होंने यानी कि माजी में जो MQM के कायद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा कि मुहाजिर कौम बदनसीब कौम है जिनको ऐसा कायद मिला जो कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व था। उनको इमरान फ़ारूक कत्ल केस का जो है तोहफ़ा शराब के नशे में हुक्म दिया और तोहफ़ा वो सूबा को दिया गया कत्ल करने के। उनके बच्चों को भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस केस को भी जो है ओपन किया जाए और उसमें मुत्तहदा कौम पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त क़यादत है उनकी भरपूर सपोर्ट करेगी। अगर गवाही की भी ज़रूरत पड़ी तो वो देने के लिए तैयार हैं। और उनसे आगे बढ़ के कहा कि अब ये जो मगरमच्छ के आंसू इस वक्त नाम नेहाद कायद जो हैं वो रो रहे हैं और पैसे इकट्ठे करके और डेड बॉडी जो है इमरान फ़ारूक की जो अहलिया थी उनकी जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान जब भेजने का इस वक्त ज़िक्र हो रहा है तो पैसे नहीं है, तो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। तो ये तमाम जो है सियासी जो सूरत हाल है इस पर आज बात करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका बहुत शुक्रिया, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर आमिर हुसैन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। राजा ओसामा सरवर जो है रहनुमा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम बात करेंगे कि भारत में जो क्रिसमस है वो कैसे गुजरी, उस पर भी बात करेंगे, उसमें भी हमें ज्वाइन करेंगे मेहमान। मगर पहले जाता हूं मैं बैरिस्टर शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त काला। सर, स्विट्ज़रलैंड देख लिया तो अब KP क्यों नहीं वापस जाते? अगर देखा आपने कि पंजाब और बिलखुसूस लाहौर इतना खूबसूरत, कम से कम ये तो चीज़ नज़र आई कि पंजाब इतनी तरक्की कर चुका है और KP का कैपिटल जो है पेशावर कितना दूर है और कितना पीछे है और कितनी जो है वहाँ पे ज़रूरत है इस वक्त काम की। तो सही कह रही है सूबाई वज़ीर इत्तलात जो कि आज कह रही है कि स्विट्ज़रलैंड देखा है तो आप वापस जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में बुलाया और गुफ्तगू करने का मौका दिया। गुजारिश ये है कि बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कदगन नहीं है मुझे पंजाब आने में, लाहौर आने में। पूरा पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान के जिस हिस्से में जाना चाहूँ जा सकता हूँ, लेकिन शिकायत ज़रूर है
कि ये वफाक है, चारों इकाइयाँ हैं, हम सब ने मिल के चलना है इस मुल्क के अंदर। पहले ही सियासी तौर पे हम लोग इंतशार का शिकार हैं, हम लोग मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार हैं, हम लोग नजरियाती तौर पे एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया और उसके साथ जिस किस्म का ट्रीटमेंट किया गया, दुख होता है इस बात पे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनको खैर मकदम करना चाहिए था। देखिए, डेवलपमेंट पाकिस्तान पंजाब में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, तो कौन उसको निगेट करेंगे या कौन कहेगा कि ये डेवलपमेंट ना हो। और डेवलपमेंट का और लोगों के ऊपर हुकूमत का असर का पता लगता है हर 5 साल बाद जब इलेक्शन नहीं, मगर उज़मा बुखारी साहिबा जो तो कह रही हैं कि स्विट्जरलैंड के, उन्होंने आज तशरीह दी कि स्विट्जरलैंड आपने देख लिया है, तरक्की से कोई नहीं रोकता। केपी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, गिलगित और कश्मीर तक अगर तरक्की होती है तो ये खुशाइन बात है, मगर आपके सूबे में उनको तरक्की नज़र नहीं आ रही है, दहशतगर्दी नज़र आ रही है, इंतशार नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की इकनॉमी को आप धकलने वाले मामलात नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त अगर आप पंजाब में मौजूद हैं तो वहाँ पे भी वही सूरत हाल क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? देखें, आज स्विट्जरलैंड है। पिछले जो था द्वार, जब चचा वजीर आला थे तो पेरिस के लिए भी क्लेम यहाँ पे होते थे। मुझे लगता है शायद इन लोगों ने ना तो स्विट्जरलैंड देखा है, ना इन लोगों ने पेरिस देखा है, क्योंकि बहुत करें सर, ये तो आपने मुझे लतीफ़ा सुना लिया कि पेरिस और स्विट्जरलैंड, उज़मा बुखारी, मरियम नवाज ने और मरियम औरंगजेब ने, PMLN के लोगों ने स्विट्जरलैंड नहीं देखा। सर, मैं वहां से होकर आया हूं, मैं आपको बताता हूं, क्या लाहौर के अंदर आपको कच्ची आबादियां नजर नहीं आती? लाहौर के अंदर आपको जो है ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर आपको फकीर नजर नहीं आते भीख मांगते हुए? लाहौर के अंदर आपको जनरल हॉस्पिटल्स के एक बेड के ऊपर 4 मरीज नजर नहीं आते? लाहौर के अंदर आपको सरकारी स्कूल जो है वो वीरान पड़े हुए नजर नहीं आते? सर, छोड़े इन बातों को, हम लोग किन चक्करों में मैं कैसे बातों को छोड़ दूंगा? एक वजीर इत्तलात अगर बात कर रही है स्विट्जरलैंड का, वो तशरीह कर रही हैं कि वो स्विट्जरलैंड आए हैं आप घूमने के लिए और आप अपने सूबे वापस जाएं, तो मैं तो इस बात को नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सवाल उठाऊंगा कि वाकई केपी का आपने इतना बुरा हाल क्यों किया है कि कहना पड़ रहा है कि आप स्विट्जरलैंड घूमने आए थे? गुजारिश ये है, देखिए, अगर केपी की बात करते हैं तो मैंने जिस तरह पहले मैं बात अर्ज कर रहा था कि स्टैंडर्ड क्या है, लिटमस टेस्ट क्या है किसी की पॉपुलैरिटी का, आवाम की डेवलपमेंट हुई, सूबे के अंदर कुछ तरक्याती काम हुए नहीं हुए, वो आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। राजा ओसामा साहब की तरफ जाऊंगा। तो आपने कहा कि क्या है, तो मैं पूछ लूँ कि मैं आपसे, आपको साथ ही रहिएगा, मैं पूछ लूँ कि इन्होंने वाकई उज़मा बुखारी साहिबा ने स्विट्जरलैंड कहा कैसे? और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कराची से मैं चाह रहा था कि अगले महीने छुट्टियों पे कहीं यूरोप जाऊं, मगर अब मुझे लग रहा है कि मुझे स्विट्जरलैंड यानी कि लाहौर आना पड़ेगा। ओसामा साहब बताइएगा, कम से कम उज़मा बुखारी साहिबा ने मेरे पैसे टिकट के बचा दिए, मैं भी लाहौर घूमने आऊँगा। स्विट्जरलैंड जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और उसकी काबीना घूम रही है और मज़ा भी ले रही है, तो बताइएगा सर, ये स्विट्जरलैंड वाकई आपने कैसे बनाया रातों रात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, स्विट्जरलैंड तो एक टर्म यूज की जाती है, जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे, बिल्कुल आज भी मुश्किलात जरूर है, मगर आप कंपेयर अगर कर लें आज से 4.5 साल पुराना लाहौर और आज का लाहौर, या जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया शहबाज शरीफ का लाहौर और आज का लाहौर, तो मेरे भाई को रिंग रोड नहीं नजर आई, मेरे भाई को सुथरा पंजाब नहीं नजर आया, मेरे भाई को नए अस्पतालों में टेक्नोलॉजी नजर नहीं आई, मेरे भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे हल्के में आ जाए खाली, तो मैं आपको उधर ही डेवलपमेंट दिखा देता हूं। मार के उनको ऐसा कर दिया है कि कैसे हल्के में आए? आपको फूल की पत्तियां निछावर करते, आप इनको वेलकम करते, पंजाब की रवायत को बरकरार रखते, उनको तो आपने ना दुम्बा खिलाया बल्कि दुम्बे पीछे लगा दिए इनके। ये रवायात, देखें जी, रवायात आप तब कायम रखते हैं जब आप इखलाकियात से नीचे गिरी हुई सियासत नहीं करते, इखलाकियात से नीचे गिरी हुई गुफ्तगू नहीं करते। सही। आपने सुना होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्हें क्या गुफ्तगू की खड़ी की पंजाब में, या आपको पता था जहाँ आपके सेनेटर्स या आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स या MPA हजरात जा सकते हैं, वहाँ आप क्यों वर्कर घुसाने की कोशिश कर रहे थे? क्यों आपकी क्यों जो लोग आए हुए थे उनसे साफी इंटरव्यू लेना चाह रहे तो भाग रहे थे उधर उधर? लेकिन ये बात माने कि आज भी केपी में 12-13 साल के बाद आपके 50% लिटरेसी रेट है। आपने 13 साल में क्या बदला पंजाब में, केपी में? आप कहते थे कि आप केपी में नया एक और लेके आए। सर देखिए,
आप क्या आपने बदला? सच मेरा क्या है जी? सच तो मेरा ये है कि मेरे हल्के में 25 अरब रुपया लग चुका है। सच तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है, मेरे हल्के में हम नए स्कूल्स भी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं, टूरिज्म स्पॉट भी बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स का 800 रोड्स बना चुके हैं। सच ये होता है मेरा भाई। सच ये है कि आज में भी पंजाब में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, 20 नए डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं। केपी में मुझे कुछ बता दें आप, हाँ ANP के स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज को आप अपना जरूर कह रहे हैं, या सब कैंपसेस को कहते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। इस तरह काम तरक्की नहीं होती। अभी तक आप 12 साल में एक अस्पताल नहीं बना सके जनरल लोगों के लिए। कैसी बातें करें। आज भी मेरे हल्के के साथ केपी लगता है। केपी के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के में आके इलाज करा रहे हैं। हमने यहाँ आज कैंसर हॉस्पिटल बनाना शुरू कर दिए हैं, लोगों के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट बिठाना शुरू कर दिए हैं, हार्ट सेंटर्स बना दिए हैं। तो आपके केपी के लोग हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ नथिया गली से लेके लोरा से लेके सारी जगह से, क्योंकि इसका मतलब है पंजाब में काम हो रहा है भाई। पंजाब में रिंग रोड बनी, पंजाब में नाम ले कौन सा काम नहीं हो रहा, पंजाब में काम हो रहा है। आज नई रिंग रोड बन रही है, डेवलपमेंट पे काम करें। हाँ, आपकी इसमें कोई शक नहीं, पीटीआई की सियासत इस चीज पे अब मनूवर करती है कि जी हमने हैंडसम को आगे लाना है, हैंडसम से बड़ा अच्छा बंदा नहीं। 4.5 साल की डिलीवरेंस ही बता दें आपने क्या किया। सेहत कार्ड को अपना कहने की जरूर कोशिश की, जो 2016 में नवाज शरीफ साहब बना के गए थे। इस तरह मत करें, माने एक्सेप्ट करें कि गलतियां हुई हैं। 12-13 साल गुजर गए आज आपकी हुकूमत को। सर एक वजीर आला है सूबे का, अगर वो आ जाता है, अगर आप मरियम बीबी चली जाती हैं वजीर आला पंजाब की, देखिए जी अगर वो चली जाती है केपी या सिंध आ जाती हैं, जो यहाँ बलूचिस्तान चली जाती हैं, तो पाकिस्तानी होने के साथ साथ एक हमारे लिए काबिल इतराम है। मगर सर आपके गुजरा कहे कि ये स्मगलिंग कर रहे हैं, इस कानवाई में चर्च और मनशियात लेके पंजाब में दाखिल हो रहे हैं, ऐसे इल्जाम। देखिए जी, देखिए मेरे सामने ना कोई स्मगलिंग हुई है, ना मेरे सामने कोई मनशियात गई है, तो मैं ऐसी बात को कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा ना। ये अच्छा जस्टिस है कि आप अच्छी बात है कि आप अच्छी बात करें, मगर आपके सफों में कुछ लोग हैं तो वो तो नहीं करते, वो तो कहते हैं कि भाई ये चर्च लेके आए थे, मनशियात लेके आए थे। देखिए जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए आप फिलहाल अपने सूबे पे कंसंट्रेट करें। माशाल्लाह सोहेल अफरीदी साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, एक सूबे का सीएम बनाया। आप मुझे बताएं उनकी क्या डिलीवरेंस है। आगे से वो एक ही बात कहते हैं, मैं तो खान की रिहाई के लिए आया हूँ। भाई आपके सूबे में हालात देखें क्या हो चुकी, गुर्बत किस लेवल पे चली गई है, स्कूल्स के क्या हालात हैं, यूनिवर्सिटीज के क्या हालात हैं, आपके टेररिज्म के क्या हालात हैं। यार खुदा का वास्ता है, आप 4 करोड़ बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने सूबे पे कंसंट्रेट करें। डिलीवरेंस की, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि 5-7 बार डिलीवरेंस का पता लगता है। आपके तो पिछले 10 साल में कोई केबी में डिलीवरेंस ही नहीं आ रही। आप अगर आप इतने मशहूर थे तो आपके जितने आपके वो बने हैं तहसील मेयर, वो आप सारी सीटें तकरीबन हार गए। क्यों हार गए? चलें बैरिस्टर साहब से, सर आपने जो ये तवील मुझे फहरिस्त हाथ में पकड़ा दी है, वो भी मैं आपकी फहरिस्त जो है इनके हाथ में पकड़ाते जवाब लेने की कोशिश करूंगा। सर फरमाइएगा कि ये जो बड़ी लंबी जो है बैरिस्टर साहब जो है आप जो राजा ओसामा साहब ने जो बात की है कि कुछ तो बता दें। चले मैं आज ऑनियर पूछ लेता हूँ, मैं मेरे हाथ में उंगलियाँ 10 काम बता दें क्या किया सर 15 साल में, कुछ गिनवा तो लें, इनको बता तो लें आपने कितनी तरक्की की है। ये स्विट्जरलैंड का बता रहे हैं, आप जो है अमेरिका का मिसाल दे दें। तो राजा साहब का बड़ा रिगार्ड है मुझे, क्योंकि ये जिन के साहबजादे हैं उनकी बड़ी स्ट्रगल थी डेमोक्रेसी के लिए। मुशर्रफ दौर के अंदर मैं उनको देखता था, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको रीके रहमत में जगह दे, बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। अब गुजारिश ये है, मुझे एक शेर याद आ गया ये पंजाब के, जब आपने स्विट्जरलैंड की बात की कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपा नहीं सकते, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आ नहीं सकते। क्या बात है। तो गुजारिश ये है कि ये तो चीजें हम किसको सुना रहे हैं, हमें सुना लें सर। दुनिया देख रही है, पंजाब की आवाम देख रही है कि पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट है। और अगर केपीके की बात करें सर, तो ये 3rd टेन्योर है हमारा वहाँ पे। सर तभी कह रहा था कि मुझे 10 उंगलियों पे ये 10 प्रोजेक्ट बता दें, क्योंकि आपको पूरे पाकिस्तान के लोग और ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं। क्योंकि PMLN और राजा साहब थोड़ी देर पे वो मैंने भी वीडियो देखी थी, वो भी वीडियो मैंने देखी थी कि जब सवाल पूछा किसी साहब ने कि भाई तरक्याती कामों का पूछते हैं, तो वो कौन साहब थे, मौसूफ थे, वो भाग गए, पता नहीं कौन थे। तो कम से कम उन्हें ही बता दें 10 काम। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं पूरा मौका दीजिएगा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, भरपूर मौका है। गुजारिश ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा, जो मेरी बात का आगाज था कि जो डेवलपमेंट का काम है उसको परखा जाता है आफ्टर एवरी 5 years।
इलेक्शन के अंदर यानी हमारा थर्ड टेन्योर है और 2/3 की मेजोरिटी है और 2/3 की मेजोरिटी के साथ हम दूसरी दफा एक स्मूथ ट्रांजिशन करके हम चीफ मिनिस्टर को लेकर आए हैं। हमारे 92 वोट्स में से एक सर ये तो कहानी जो है ये तो सबको पता है। मुझे गुज़श्ता 15 साल से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के सामने यही सवाल उठा रहा हूँ कि तरक्की बताएं। बीआरटी के मंसूबे, मुझे याद है कि मैं किसी चैनल पे था तो बीआरटी के मंसूबे पे अगर एक सहाफ़ी और तजिया निगार ने सवाल किया तो आपके एक सिंध के रहनुमा थे तो उनको लाइव शो में उन्हें मारना शुरू कर दिया। तो जब सवाल होता है तो कम से कम ये जो आप पूरी दास्तान बताते हैं कि जी ये हुआ वो हुआ, मुझे ये बता दें कि अब इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में कोई तरक्याती जो है काम जो है प्रोजेक्ट जो है वो तो गिनवाएं। वो तो कह रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड इसीलिए कह रहे हैं कि आपने देखे सड़कें देखें, आप उनके हल्के में वो बात कर रहे हैं, कोई कुछ तो बता दें सर। मैं आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे ना, मुझे कंप्लीट करने दे सर, दो। वक्त की कमी होती है ना, हम गिनवा दूं। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट है कि आपने हर प्रोविंस के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाने हैं। हमने ग्रास रूट लेवल के ऊपर सारी पावर डिवॉल्व कर दी। आज सेहत का निज़ाम जो है वो लोकल बॉडीज वहां पे कर रही हैं और बड़ा स्मूथली चल रहा है। तालीम के निज़ाम के अंदर लोकल बॉडीज हमारी फंक्शनल हैं, वो कर रही हैं। ये सारी चीजें अपने पास प्रोविंस के अंदर यही मैं चाह रहा था कि जो मेरे अल्फाज आपने समझे कि हम बजाय और बहस में आप अपना कम से कम जो है रिज्यूम जो है वो पब्लिक के सामने या पीएमएलएन के सामने तो पेश करें। जब आपको वो स्विट्ज़रलैंड का ताना देते हैं तो आप भी कम से कम तो देखें ना, कहें कि भाई आप फैसल मीर साहब भी आ गए, वो दावा करते हैं कि अगर हेल्थ का निज़ाम है तो पूरे पाकिस्तान को हमसे सीखना चाहिए, यानी कि सिंध से ज़्यादा जो है वो कहीं पे भी ऐसा निज़ाम सेहत का नहीं है, वो दावा करते हैं और बिलावल भुट्टो साहब भी करते हैं। तो फिर सवाल बनता है कि जी पंजाब में सेहत का निज़ाम क्यों सही नहीं है, बलूचिस्तान में क्यों सही नहीं है, केपी में क्यों सही नहीं है? गुजारिश है, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि केपीके के अंदर हम लोग पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर ने किया 300 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज एक अनाउंस किया, उसके अंदर सेहत के हवाले से पैसे रखे गए, उसके अंदर जो है आपके तालीम के हवाले से पैसे रखे गए और फिर सबसे बढ़ के देखिए आपने करनी है सियासत। सियासत के अंदर आप जब आगे चीजें लेकर चलते हैं, आपने पिछले 6 साल से केपीके के एनएफसी के अंदर आपने बजट रोका हुआ है। आपने 1.5 करोड़ की आबादी जो ट्राइबल एरियाज की थी वो आपने केपीके के अंदर तो जम कर दी, आपने मतलब जो है वो सारा कर दिया, लेकिन आपने आज भी 5,000 अरब रुपए जो केपीके के बनते थे आफ्टर दैट मर्जर आपने नहीं दिए। और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर केपीके उन्होंने ना सिर्फ अपनी ऑपोजिशन जो जेयूआई पे थी, बाकी जमातें थी, उन सारों को ऑन बोर्ड लिया और उसके बाद जाकर पूरे का पूरा केस अपना वफाक के अंदर लड़ा। क्या नहीं देखा आप लोगों ने? तो आप एक तरफ तो जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आप लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमसे कह रहे हैं कि हम मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, और हम लोग कर रहे हैं। हम लोग नए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, हम लोग जो है उस तालीम के मैदान के अंदर चीजों को लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को लेकर आ रहे हैं। चले, आज जो बिलावल भुट्टो ने बात की, आज बिलावल भुट्टो ने बात की वो बड़ी अहम है। उन्होंने जो है कहा कि एक ही शख्स है जो मुफाहमत के बादशाह हैं, कहीं ना कहीं पूरी कौम उनकी तरफ देखती है। तो अब हालिया दिनों में जो है वो अच्छी जगह से वापस आएँ तो कोई उनसे तावीज़ ही लिखवा लें, क्योंकि तावीज़ों पे PMLN भी कहती है आपकी PTI का यकीन पुख्ता है, तो सदर जरदारी से अगर कोई तावीज़ लिखवा दें कि कम से कम मुफाहमत हो सके, वो जो जिन असीरान के घरों पे आप गए मुलाकात करने के लिए उनके वर्षा के लिए वो भी आज़ाद हो सकें, बानी PTI भी आज़ाद हो सके, कोई ना कोई फार्मूला तो अपनाना पड़ेगा ना सर। ये जो जंगी महाज है जिस पे आप डट के खड़े हुए हैं उससे थोड़ा पीछे भी तो हटना पड़ेगा। पर बड़ा आसान है, हम लोग बड़ी जल्दी पाबंद सलासत जो लोग हैं बाहर आ सकते हैं जी। सिर्फ डील करने की जरूरत है जो बाकी ये दोनों बहन भाइयों ने, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने किया और उसके बाद बरसर इक़्तिदार है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जद्दोजहद की तारीख रही और ये पीपल पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स चल रही है और वो आप सारी दुनिया देख रही है। आज कॉम्प्रोमाइजेस हैं, कहीं पे जमहूर की बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात है तो चंद अशराफिया की, उनका एक क्लब बना दिया। किस आइन के अंदर, किस दस्तूर के अंदर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ मौजूद है? पूरी दुनिया के अंदर कहीं दिखा दें। फैसल मीर साहब ही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब, आपने वक्त गाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर,
आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि कहीं ना कहीं जो इंतशारी टोला है उसको इंतशार से जो है गुरेज करनी पड़ेगी। बैरून मुल्क बैठे हुए लोग जो हैं उनको भी जो है अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ेगी। जमहूरियत के लिए एक ही शख्स है जो कि मुफाहमत का बादशाह है, जमहूरियत का बादशाह है, यानी कि सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की तरफ उन्होंने इशारा किया। फरमाइएगा कि आप चाहते हैं कि वाकई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कहीं ना कहीं बैठकर बात करे, मगर उनके बयान की हद तक है वो कह रहे कि अभी भी जो शायद मसूद साहब वो कह रहे हैं कि बातचीत कैसे करेंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे की बातें करके और जमहूरियत को आगे बढ़ रहे हैं, मगर हम तो डील चाहते ही नहीं है ना। फैसल मीर साहब है कि अभी मेरे भाई ने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी रवायात की नींद थी और अब शायद नहीं है। जमहूरियत का मतलब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना बेहतर जानती है उतना कोई भी नहीं जानता। जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शहीद को फांसी दी गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा ने, उन्होंने वो जुबान इस्तेमाल नहीं की फौज के खिलाफ जो कि इमरान खान ने की। उन्होंने कोई नौमेई नहीं किया, उन्होंने कोई शहीदों के जो निशानियां थी उनको तबाह नहीं किया, उन्होंने किसी कोर कमांडर हाउस को आग नहीं लगाई। उसके बाद जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाता है, पूरा सिंध जो है वो जल रहा था और पाकिस्तान ना खपे का नारा लग रहा था। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीफ चेयरमैन जरदारी साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया और पाकिस्तान को बचाया। आज ये पीटीआई वाले बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उसको वो कंप्रोमाइज कर रही है। कंप्रोमाइज जो है वो पाकिस्तान के साथ किया जाना है। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें जो ये कर रहे हैं पूरी दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स में जाके उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बात उठा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इन्होंने काम किए हैं, जिस तरह की एक किस्म की म्यूटनी का माहौल पैदा करने की कोशिश की, तो ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स अगर आपने करनी है तो उसका एक दायरा होता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में आई थी, वो कह सकती थी, इतना बड़ा वो एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक का सैलाब था, वो कह सकती थी कि जाओ मुझे 1,000 लाख का सर चाहिए, तो मैं देखता कि किस तरह सारा ज्याला गया वो हमला ना करता और सारे कंटोनमेंट्स को तबाह बर्बाद ना करता। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो काम नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन लड़के वो इक़्तिदार में आई और उसके बाद उनको 2 दफा ये भी तो इलेक्शन लड़के इक़्तिदार में, मगर इक़्तिदार मिला नहीं ना। कहने का मकसद है कि वो आज भी दावा करते हैं फॉर्म 45-47 का, तो इनके साथ तो 2-2 हाथ नहीं पर 100-100 हाथ कर दिए ना। तो ये तो बेचारे अब ये तो इनका दावा है ना जी। अब मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो सियासत ये कर रहे हैं वो दुनिया के किसी भी मुल्क जमहूरी मुल्क में वो सियासत जो है उसको सियासत नहीं कहते, उसको इंतशार पसंदी कहते हैं। अगर ये अपने दायरे के अंदर रहे, जो पॉलिटिकल दायरे जिसमें पीपल्स पार्टी ने रहकर सर्वाइव किया, 2 अपने लीडर्स शहीद भी करवाए और फिर भी सर्वाइव कर रही है, तो उसकी वजह यह है कि हमने दायरे के अंदर रह के सियासत की। ये आज अगर अपने इमरान खान अपने वर्कर्स को ट्रबल में डाल रहे हैं, तो ये अपने वर्कर्स के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो और जाके आग लगा दो और फिर गिरफ्तार हो जाओ। अगर इमरान खान गिरफ्तार होता है तो वो कहते हैं कि मेरी सारी पार्टी जो है वो मेरे पे कुर्बान हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ऐसी सोच कभी दी ही नहीं कि मेरे वर्कर्स जो है वो हमारी वजह से वो भुट्टो साहब अगर शहीद हुए हैं तो वो फौज के साथ लड़ पड़े, अगर बीबी शहीद हुई है तो फौज के साथ लड़ पड़े। ये इमरान खान साहब ने नई सोच दी है कि अगर मैं सियासत नहीं कर रहा तो मेरा वर्कर भी जेलों में चला जाए, मेरे लीडर्स भी जेलों में चले जाए, पार्टी तबाह बर्बाद हो जाए और जिस सूबे में हुकूमत है वो सूबा भी उसका सूबे का वज़ीर आला जो है उसको तब्दील किया जाए क्योंकि वो मेरी रिहाई के लिए जंगो-जदल नहीं कर रहा। तो ये सियासत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है और आज भी अगर मुफाहमत का बादशाह ने कहा जा रहा है, आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 दफा नहीं 10 दफा इमरान खान को कहा इलेक्शन के बाद के हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हुकूमत बनाओ। इन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैं तो पता नहीं अल्लाह ताला का खुदा आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो कि आज जो बड़ा अहम सवाल जो मैं भी सोच रहा था, मैंने स्टार्ट में कहा था, आप नहीं थे कि मेरी था कि छुट्टियों का कि मैं यूरोप जाऊंगा, मगर अब उस्मा बुखारी साहिबा ने बता दिया कि आपको स्विट्ज़रलैंड या उधर जाने का कोई नहीं है क्योंकि पंजाब स्विट्ज़रलैंड लाहौर बन चुका है। तो हम भी विज़िट आएंगे क्योंकि केपी के लोग तो घूम के आ गए, तो हम सिंध के लोग भी चाह रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड घूमने आएँ। तो आप भी स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं, वाकई ऐसा है
है, स्विट्जरलैंड है। नहीं जी, ये सारी बातें हैं। इन्होंने माल रोड और नहर की सड़क को साफ सुथरा करके ऊपर मशीनें चला के इर्द गिर्द से मिट्टी यानी उठवा दिया, कि तो चूना प्लस्तर जैसे होता है वही किया है। हाँ जी, ये वही है। आप जरा नीचे उतर के देखें, आपको मैं नवाज शरीफ के घर के पीछे जो मरियम कॉलोनी है वहाँ पे ले जाऊंगा। वहाँ पे यानी कि मेरे इरादों पे आपने पानी फेर दिया। मेरी ख्वाहिशें थी कि आप अगर कराची में ही रहे, मैं कल ही कराची से वापस आया हूँ, गो के कराची की सर मैं कराची में हूँ, पर कराची तो फिर मुझे खंडरात नजर आते हैं ना, फिर ये भी थोड़ी माने ना फैसल भाई, आप आते रहते हैं जो है ना मेरी वो ठीक है। खंडरात इस तरह नजर आते हैं कि कराची की सड़कों की साइडों पर से मिट्टी नहीं उठाई जाती, इसलिए वो खंडरात लगता है। अगर लाहौर की सड़कों की साइडों से मिट्टी नहीं उठाएंगे तो ये भी खंडरात लगेंगे। मैं तो वजीर आला साहब को कहूंगा कि सारी फोकस जो है सिर्फ मिट्टी उठाने पे कर दें, सड़कों की साइडों पे कूड़ा उठाने पे फोकस कर दें, जिस तरह के लाहौर वालों ने किया हुआ है और कहते हैं ये पेरिस है। आप जरा नवाज शरीफ साहब के घर के पीछे मरियम कॉलोनी में जाकर देखें, वो छत के ऊपर से खड़ी है। लाहौरी आप ज्यादा बता सकते हैं ना, हम तो बगैर पासपोर्ट के लिए जो है ना अपनी जो है बोरिया बिस्तरियाँ बांध के जो है आने के लिए तैयार थे। आपने पूरा का पूरा हमारा जो है ना प्लांट चौपट कर दिया प्रोग्राम में। अब मैं जो है राजा साहब की तरफ जाऊँगा। राजा साहब जो है फैसल मीर साहब कह रहे हैं आपको आने की ज़रूरत नहीं, कराची में ही बेहतर है, क्योंकि नवाज शरीफ के घर के बाहर ही उन्होंने मुझे हालात बता दिए कि वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। तो सर फिर ये बयान जो है आज सियासी बयान हो गया। फिर राजा साहब तक आवाज़ जा रही है मेरी भाई? प्रोड्यूसर साहब, अगर राजा साहब तक आवाज़ जा रही है, राजा साहब सही सुन पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा सर साथ ही रहिएगा, क्योंकि राजा साहब आ गए हैं लाइन पे। जी राजा साहब जी सवाल सर यही था कि जो तरक्की की बात की है ख़ास तौर पर जो आपका दावा है, मगर वो फैसल मीर साहब जो हैं वो भी लाहौरी हैं, वो कहेंगे आपका अगर इरादा है कराची से आने का तो आप वहीं रहें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चूना प्लस्तर करके एक ही सड़क को थोड़ा बहुत बेहतर किया गया है। मगर मियाँ साहब जो आपके कायद हैं उनके घर के बाहर के हालात बहुत ख़राब हैं। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। सर मैं समझता हूँ इसमें साजिश है पीटीआई वालों की, मेरी आवाज़ अगर आप तक नहीं आ रही। हेलो जी सर कोशिश करें, ये पीटीआई की साजिश नहीं होनी चाहिए, नून लीग तक आवाज़ जाना चाहिए। तो बैरिस्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आवाज़ वहाँ नहीं जा रही थी। ठीक है सर, आप माना कि चलें, ठीक है, मगर ये भी तो है कि कहीं ना कहीं सियासत होती है। फैसल मीर की इस बात से इत्फाक करूँगा, क्योंकि मैंने भी सहाफ़त में जितना कुछ जमहूरी और डिक्टेटरशिप को देखा है और पढ़ा है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है और पढ़ा गया है कि कोड़े भी खाए, बम ब्लास्ट भी हुए, खुदकुश हमले भी हुए, और वो क़यादत जो है फिर भी उन्होंने जमहूरियत का जो है वो रास्ता नहीं छोड़ा, जो कि आप माजरत के साथ ऑनियर कहता हूँ कि कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि आपके यहाँ सफ़ों में ऐसे लोग हैं वो छोड़ते हुए नज़र आते हैं। तो फिर तो ये तय है कि एक आलमी सतह पर इदारों पे हमले, सियासत करना हक है, मगर ऐसे इदारों पे चढ़ दौड़ना तो ये तो काबिल मुज़म्मत है। बैरिस्टर साहब सर देखें, गुजारिश ये है, मैंने पहले ये बात एक्नॉलेज की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी ज़बरदस्त जमहूरी एक तारीख रही है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसी जमहूरियत की खातिर सूली पे चढ़ गए। शहीद मोहतरमा जुल्फ़िकार अली जो बेनज़ीर भुट्टो थी जी, वो शहीद हुई, और भुट्टो एक तवील बिल्कुल इनकी एक तारीख रही। और बेनज़ीर की गवर्नमेंट्स को जिस तरह टॉपल किया जाता रहा, वो भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। जनरल असद दुरानी का जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो केस जो असगर खान बनाम मिर्जा असलम बेग का था, वो आज भी मौजूद है, और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई जी। इन हुकूमतों को ना चलने दिया, लेकिन गुजारिश ये है कि वो सारी जद्दोजहद के ऊपर आज उन्हीं का नवासा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, वो उनकी सियासत को दफन कर दिया उन्होंने। वो आज जमहूरी हुकूमतों के साथ नहीं खड़े, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करते चले आ रहे हैं। देखिए 1973 का आइन शहीद साहब क्या करना चाहिए था आपका नुक्ता नज़र से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए था, जो आप बात कर? सबसे पहले तो उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए, और फिर 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम जो उन्होंने की, जिसके तहत उन्होंने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया और इम्यूनिटीज ले ली, ये सबसे बड़ा जुल्म तो ये किया।
कि आपने इस्लामी मुमलिकत का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, जो आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, आपने तो उसको ही निगेट कर दिया। और वो नजरिया जिसके ऊपर ये मुल्क पाकिस्तान बना था, जिसका सही तशख्खुस 1973 के आइन के अंदर फैसल मीर साहब की तरफ जाऊंगा सर। फैसल मीर साहब है हमारे साथ। अगर फैसल मीर साहब सुन रहे हैं तो फैसल मीर साहब वो कह रहे हैं कि कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम पर, जिस तरह से अदालतों को भुट्टो के आइन को कह सकते हैं कि किस तरह से आपने जो है मनोमिट्टी जो है नीचे दफन कर दिया। भुट्टो साहब ने बड़ी नेक नीति के साथ अदालतों को इख्तियारात दिए थे, लेकिन इन अदालतें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी बहरान हैं उनकी जड़ ही ये हमारे जो बकाऊ जजेस थे अदलिया के, जिन्होंने जवाल हक के साथ को भी इंडोर्स किया, मुशर्रफ को भी इंडोर्स किया, और उसके बाद जब भी जमहूरी हुकूमतें आती रहीं इसी अदलिया ने बेनजीर भुट्टो को 2 दफा डिस्क्वालीफाई किया और इंडोर्स किया कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये अदलिया को लगाम देना पाकिस्तान में जमहूरियत को बचाने के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत जरूरी था। इस अदलिया ने आसिफ जरदारी को 14 साल जेल में बगैर किसी गुनाह के रखा, इसी अदलिया ने। और इसी अदलिया ने बेनजीर भुट्टो को 2 दफा डिस्क्वालीफाई किया, इसी अदलिया ने भुट्टो साहब को शहीद किया, और इसी अदलिया ने इमरान खान को बार बार रिलीफ दिया। और बंदियाल जैसे जजेस और जो ये अपना ये जो दूसरे थे, ये जो डैम वाला बाबा था इमरान खान साहब का जो वो था, और उसके बाद वेलकम एक इमरान खान को जिस तरह ये वेलकम करते थे मुजरिम, जो कि ऐसी अदलिया जो कि पीटीआई के कारकुनान हो, ऐसी अदलिया को जो कि वर्कर की हैसियत से काम करते हो, अगर उनको लगाम दी गई है, उनको उनके कैंडे में लाया गया है, उनको दायरे में लाया गया। फैसल मीर साहब, वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम मुझे यहाँ रोकना पड़ा है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। राजा ओसामा सरवर साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में हालिया दिनों क्रिसमस पे जो पैदा होने वाली सूरत हाल, और वहाँ पर बीजेपी और भाजपा के जो दहशतगर्द थे उन्होंने बिलाकर ना सही चर्चेस मगर आम सड़कों पे भी और शॉपिंग मॉल में जाके गुंडागर्दी की, और वहाँ पे तोड़फोड़ तो अपनी जगह पे, मगर उनको ज़दोगोफ किया गया और चर्चेस को आग लगाई गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसके लिए इंतहा पसंदी का ताना देने वाला पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर कराची से कश्मीर तक क्रिसमस किस तरह से मनाई गई, और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने तमाम उन मकामात पे भी गए, उन चर्चेस में भी गए, उन्होंने जो पैगाम दिया वो बड़ा अहम है। वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार आपको खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो है क्रिसमस पे मुख्तलिफ स्टेट में, मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से पैदा होने वाली सूरत हाल, ना सही हिंदुस्तान मगर हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया ने अब जो है सवाल उठा लिए, ख़ास तौर पर उस जमहूरियत के दावेदार नरेंद्र मोदी के सामने कि क्या ये दिखावे का एक सिर्फ छोटा सा क्लिप था जिसमें आप चर्च में गए, मगर भाजपा और बीजेपी और आरएसएस के गुंडों ने मुख्तलिफ मुल्क यानी कि हिंदुस्तान के चर्चों में आग लगाई, शॉपिंग मॉल में घुस गए, लोगों को मारते रहे, ज़दोकोफ्त करते रहे। इवन के जो फादर थे चर्च के अंदर, उनको जाके तशद्दुद भी किया और उनको कहा कि आप अपने धर्म के मुताबिक इबादत नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान इस दफ़ा हर साल की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने कराची से कश्मीर तक जिस तरह से क्रिसमस की तकरीबात जो है भरपूर अंदाज से मनाई, मगर इससे आगे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, चारों वज़ीर आला, चारों गवर्नर और इसके साथ साथ पाकिस्तान का हर एक शख्स इससे आगे बढ़ के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर ने खुद भी चर्च में शिरकत की, और उन्होंने ख़ास तौर पर पाकिस्तान और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो कॉल भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को सुनाया, जिसमें कहा गया था कि आप तमाम लोगों को अपने मज़हब के हिसाब से इस मुल्क में आज़ादी हासिल है, आप इबादत कर सकते हैं। इसी पे बात करेंगे। एक पैकेज की तरफ जा रहा हूँ मैं, जो कि
हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है, वापस आएंगे तो मेहमान से इस पे भी बात करेंगे। यकीन नहीं, पाकिस्तान और भारत में फ़र्क आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें, चाहे हिंदू हो, सिख हो या फिर जो है क्रिश्चियन हो, किस तरह से महफूज अपने आप को समझते हैं, जो कि गुरुद्वारे की जो है बाबा गुरु नानक का मकाम हो या फिर पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के और चर्चेज़ हों या फिर गुरुद्वारे हों या मंदिर हों, कितने महफूज हैं। और कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मंदिर और गुरुद्वारे अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में अभी भी जो है इबादत गाहें इस वक्त आज़ाद हैं और उनको आज़ादी के साथ इबादत करने का हक़ है। मगर दूसरी तरफ जो जमहूरियत का दावेदार हिंदुस्तान के अंदर दलितों के साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ सिख जो सबसे बड़ी के कम्युनिटी है जो अक़लियतों की, उनके साथ कहाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, और मुसलमान के साथ आपने पिछले दिनों देखा कि जैसे कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक जो है डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त उनका निकाब छीनने की कोशिश की और उतारने की कोशिश की, उससे भी ज़िल्लत और रुसवाई मिली हिंदुस्तान को। और इससे आगे बढ़ के फिर बात करें कि आज जो क्रिश्चियनों के साथ सूरत हाल है वो भी बड़ी आया है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो है आबिद लतीफ़ साहब हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है बद से बदतर होती जा रही है, ख़ास तौर पे अक़लियतों के लिए। पिछले दिनों मुसलमान, उससे पहले जो है सिख, अब दलित के बाद जो है कहीं ना कहीं सिख निशाने पे हैं। हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है सर? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कायद आज़म ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि जो मुसलमान इस पार्टीशन में पीछे रह गए हैं वो जो है इसको रिग्रेट करेंगे अपने इस फैसले को, क्योंकि ज़ाहिर है ये हिंदुत्व जो है ये 1922 से जो गवालकर और अम्बेडकर जो हैं, इनकी ये जो एक्सट्रीम थॉट है ये पनपना शुरू हो गई थी। RSS बन गई थी और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जा रहे थे और ये सारा कुछ हो रहा था। संघ परिवार का जो नक्शा था वो सामने आ गया था कि कैसे संघ परिवार होगी, जिसमें पॉलिटिकल विंग होगा, जिसमें मिलिट्री विंग होगा, जिसमें यंगस्टर्स विंग होगा, और एक कम्प्रिहेंसिव वो पूरी सोसाइटल अप्रोच थी, पॉलिटिक्स के साथ एक सोसाइटल अप्रोच थी। और वही हुआ कि जब आप देखें तो जैसे आपने बताया अपने पैकेज में कि किस तरीके से क्रिसमस में किसी भी जगह पे जो वहाँ की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको कहीं पे भी सही तरीके से क्रिसमस नहीं मनाने दी गई। वो अंदर एक खौफ उन्होंने क्रिसमस मनाई। वो बाहर नहीं निकल सकते थे, वो खुल के सड़कों पे अपने जो थे वो जुलूस नहीं निकाल सकते थे, वो ये सब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि माफ कीजिएगा, उनको ये थ्रेट था कि उनको तंग किया जाएगा, रसाई की जाएगी और एक तरह से एक एक्सट्रीम जो उनको फेस करने पड़ेंगे एक्सट्रीम इवेंट्स। अब ये खाली उनके साथ नहीं हो रहा, आप मुसलमानों को देख लीजिए, मुसलमानों के साथ क्या होता है, जहाँ से भी जरा सी भी डायसेंशन हो, बुलडोजर ला के उनके घर गिरा दिए जाते हैं, कोई लॉ नहीं है, कोई लीगल कोर्स अडॉप्ट नहीं किया जाता। मुसलमान जो है वो अपने त्यौहार और वो नहीं मना सकते। आपको अगर आप हिंदू नहीं हैं और आप एक किस सर्विस में हैं, जैसे लेफ्टिनेंट सैमुअल को जब अभी लेके गए मंदिर में अपने हिंदू कुलीग्स के साथ, और उसने वहां जाके इबादत करने से, वो क्रिश्चियन ऑफिसर था, उसने इनकार कर दिया, तो उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है और उस पर बहुत शोर मचा हुआ है। फिर आप ये देखिए कि ये अब सारा कुछ इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। अब जो अगर आप हिंदू हैं तो आप इंडिया में रह सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप शेड्यूल कास्ट से हैं और आप लो ऑपेस्ट कास्ट से हैं, डिफरेंट जो ट्राइब हैं, हिल ट्राइब्स उनसे हैं, तो आपका इलाका तो चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे सिक्योर नहीं रह सकते। और इस इंस्टीट्यूशनलाइज ऐसे हो रहा है कि आपको याद होगा कि जो महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो 20 साल पहले आया था, अब 3-4 दिन पहले उसको भी चेंज कर दिया गया, कोई V2 राम 2 कोई एक्ट, मुझे नहीं पता इससे क्या बनता है उसके साथ। और अब जो थोड़ी बहुत आपने नौकरियों में कोटा रखा हुआ था अक़लियतों का, उस एक्ट ने वो भी खत्म कर दिया। बिल्कुल। सर, इसके आगे बढ़ के बात करें तो जो है इस वक्त कम से कम पाकिस्तान में तो ये बात हो रही है, मगर आलमी सतह पर भी जो ख़ास तौर पर क्रिश्चियनों के ऊपर जो तशद्दुद और हमले और चर्चेस को जो आग लगाई गई, उसको लेके आलमी सतह पर भी जो है इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर जो तनकीद हो रही है, तो समझते हैं कि अब हिंदुस्तान का जो चेहरा था, जो पहले पाकिस्तान या मुसलमान या सिख कहते थे, मगर अब क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आलमी सतह पर अपनी ये बात उठा रहे हैं कि हम महफूज नहीं है, वहाँ पे चर्चेस महफूज नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में जो चर्चेज हैं उनका एक आर्किटेक्चर है, प्रेस्बिटेरियन चर्चेज हैं, कैथोलिक चर्चेज हैं,
ऑर्थोडॉक्स के चर्चेज हैं, कैथोलिक के चर्चेज हैं, और उनका अपना एक सिस्टम है जो कुछ वेटिकन से लिंक होता है और कुछ जो है वो बाकी प्रोटेस्टेंट्स और उनके साथ लिंक होता है। तो इस आर्किटेक्चर में वो अगर कहीं पे भी ऑपरेशन हो क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो वो आवाज उठाई जाती है और इस पर भी उठाई जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लीजिए और जो ह्यूमन राइट्स के जितने इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि अब ये जो कुछ हुआ है पिछले 3-4 दिनों में इंडिया के अंदर, मैं समझता हूँ कि ये अननोटिस नहीं जाएगा और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन होगा। और बल्कि ये जो एक्सट्रीम फेस है, जब मुसलमानों के बारे में कहा जाता है तो ज़ाहिर है वर्ल्ड कॉन्साइंस इतना ज्यादा मुतहरक नहीं होता, लेकिन आप जब ये क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए क्रिश्चियंस का तो कोई क्लेम नहीं है कि वो महमूद सर, आप कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। तय है कि हमने बात की खासतौर पर पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल, बिलाखिर आलमी इदारे, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका, कनाडा और तमाम वो, मैंने कहा मैं समझता हूँ कि यूरोपीय ममालिक भी इस पर जो अखबारात और चैनल ख़ास तौर पर क्रिसमस पे जो पैदा होने वाली सूरत हाल है हिंदुस्तान की, उसकी खबरें और नुमाया तौर पर शाया भी कर रहे हैं, उस पर बात भी कर रहे हैं। मगर इससे हट कर जो क्रिश्चियन रहनुमा हैं, क्रिश्चियन तंजीमें हैं, वो भी कई सवाल उठा रही हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर हिंदुस्तान में कर क्या रही है। आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।